हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 8th का साइंस का पेपर लेके आया हूँ। जो कल आपका साइंस का पेपर होने वाला है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने एक पेपर अपलोड कर दिया, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इन दोनों पेपरों में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको मैंने सॉल्यूशन के साथ करवाने का प्रयास किया है, तो इनको आप देख लेना। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फसल उत्पाद के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं। मतलब मिट्टी में पोषक तत्वों के लिए क्या जरूरी है। अब देखो, कीटनाशक दिया हुआ है, बीज दिया हुआ है, जल दिया हुआ है और खाद दिया हुआ है। तो देखो, कीटनाशक क्या करेगा, कीटों को मारेगा। बीज है वो तो क्या करेगा, जर्मिनेट होगा, उगेगा। जल है तो वो बीज को जर्मिनेट के लिए जरूरी है। लेकिन मिट्टी में पोषक तत्वों के लिए क्या जरूरी है, अपना खाद जरूरी है। मतलब डी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। जैव अनिम्नीकरण का मतलब होता है जो मतलब कभी खत्म नहीं हो, मतलब उसमें खत्म होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे, तो वो क्या कहलाते हैं, जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। तो देखो, लकड़ी है तो वो भी कुछ टाइम बाद गल जाएगी या फिर कीड़े वगैरह लग जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। सब्जी के छिलके हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, कागज़ भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है या ख़त्म होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो जैव अनिम्नीकृत पदार्थ कौन सा हो जाएगा, आपका प्लास्टिक हो जाएगा। उसके बाद देखो, सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव्य में रखते हैं वह है। अब देखो, सोडियम एक ऐसी धातु है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब अगर उसको खुले में छोड़ दें तो वो हवा के साथ, पानी के साथ रिएक्ट करके आग उत्पन्न कर देता है। इसलिए इसको हम किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में, या फिर जो केरोसिन जो हम जिसको बोलते हैं, तो केरोसिन में डुबो के रखते हैं। अगर उसको खुले में छोड़ देंगे तो वो हवा के साथ, पानी के साथ क्रिया करके और आग पकड़ लेगा। उसके बाद देखो, अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। तो देखो, इसमें आपका क्या होगा कि देखो, अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। जैसे मतलब आपके पास अक्षय का मतलब क्या होता है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला, तो वो क्या कहलाता है, अक्षय। तो देखो, यहाँ पे आपके पास वन है तो वनों की कटाई के कारण वो खत्म हो सकते हैं। कोयला है तो कोयला लिमिट है कोयले की, खनन करते जाएंगे खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखो, आपका क्या है, पेट्रोल है तो पेट्रोल भी क्या है, खत्म होने वाला है। उसके बाद देखो, आपका क्या है, वायु है तो ये वायु क्या है, आपका अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। ये मतलब कभी भी खत्म नहीं होने वाली। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वन्य जंतु संकटापन स्पीशीज की श्रेणी में आते हैं। अब देखो, संकटापन मतलब कुछ समय के बाद वो ख़त्म होने वाले हैं या हो सकते हैं, या अब जो वर्तमान है इसमें मतलब संकट की स्थिति में है। तो इसमें देखो, हाथी है और काले हिरण है, अजगर है। तो ये सारे के सारे ही क्या है, संकटापन स्पीशीज के अंदर आएंगे, क्योंकि इनकी संख्या धीरे धीरे दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसलिए क्या है, ये संकटापन स्पीशीज के अंदर आते हैं। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका घर्षण है। तो घर्षण क्या है, देखो, घर्षण किसको बोलते हैं हम। जैसे मतलब हम क्या कर रहे हैं, कोई जैसे मतलब बाइक है या साइकिल है, मतलब आगे की तरफ हम गति कर रहे हैं, तो गति करते समय उसके अपोजिट साइड में एक बल लगता है। मतलब कोई वस्तु आगे की तरफ गति कर रही है तो उसके अपोजिट साइड में, विपरीत दिशा में एक बल लगता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका घर्षण बल कहलाता है। तो घर्षण देखो, कई बार क्या होता है, शत्रु का काम भी करता है और कई बार मित्र का काम भी करता है। मतलब घर्षण फायदा भी करता है, जैसे अपने को क्या करना है, किसी चलती हुई चीज़ को रोकने का प्रयास करना है, तो उसमें क्या करना है, अपना घर्षण है वो मित्र के रूप में काम करेगा। और जैसे मतलब कई बार क्या कर रहे हैं हम, किसी वस्तु को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं लेकिन जोर आ रहा है, मतलब उसमें क्या है, घर्षण बल लग रहा है, तो वो उस टाइम पे शत्रु का काम कर रहा है। तो ये घर्षण शत्रु और मित्र दोनों है। उसके बाद देखो, निम्न में से किस वाक्य ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। अब देखो, इसमें देखो अपने पास क्या है, छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, महिला की और पुरुष की। तो इन चारों में देखो क्या है कि पुरुष की ध्वनि है वो सबसे न्यूनतम रहने की संभावना है। उसके बाद देखो, आसूत जल में नमक घोलने के बाद यह विद्युत का खालिस्तान हो जाता है। अब देखो, आशुद्ध जल क्या होता है, जिसको हम शुद्ध जल बोलते हैं। और शुद्ध जल की पीएच हम आगे पढ़ेंगे 10th क्लास में। पीएच क्या होती है, जो मतलब अपने को इसकी अम्ल क्षार की पहचान करवा दे
कि इसमें अम्ल है या क्षार है ना। तो pH जो होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। अब 7 का मतलब क्या होता है, देखो pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक होते हैं। स्केल ही होती है जो अपनी नॉर्मल स्केल होती है ना, इसकी तरह स्केल होती है, और इसमें जो 0 से 14 तक नंबर होते हैं। तो 0 से 7 तक जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और 7 से 14 तक क्या होते हैं, क्षार होते हैं। लेकिन जो 7 जो होता है 7, तो ये क्या आपका शुद्ध जल और रक्त जो होता है आपका, उसकी pH होती है 7। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब कोई भी पदार्थ होगा वो क्या होगा, मतलब एकदम से पूरी तरह से शुद्ध होगा, और जो न अम्ल होगा न क्षार होगा। तो यहाँ पे जो अशुद्ध जल होता है इसमें नमक घोलने के बाद ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो उसके बाद देखो, किसी भूकंप की शक्ति को के परिमाप को खालिस्तान पर व्यक्त किया जाता है। तो भूकंप की जो शक्ति होती है उसको हम रिएक्टर पैमाने पे मापते हैं। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी होती है आपकी, 78% होती है, सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन। उसके बाद देखो अगला जो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, फसल उगाने के से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खालिस्तान होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी की तैयारी करते हैं, या मिट्टी की तैयारी होती है। सबसे पहला काम यही है, मिट्टी तैयार करना। उसके बाद देखो, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया कर खालिस्तान गैस बनाती है। तो धातु हो या अधातु हो, ध्यान रखना, धातु हो अम्ल के साथ, धातु या अधातु दोनों ही अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। मतलब कोई भी हो, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, धातु हो या अधातु हो, आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। उसके बाद देखो, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को प्रथम करने का प्रक्रम कहलाता है। मतलब पेट्रोलियम जो भी पदार्थ है उनको अलग करने का प्रक्रम है वो क्या कहलाता है, आपका परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है, परिष्करण। पेट्रोलियम पदार्थ को शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, परिष्करण कहलाती है। उसके बाद देखो, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से खालिस्तान क्षेत्र बनाए गए हैं। अब देखो, जैव विविधता के संरक्षण के लिए हम देखते हैं कई बार क्या बना रखे हैं हमने, वन्य जीव अभ्यारण्य बना रखे हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, या फिर हम बोल दें कि राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे आप कोई सा भी लिख सकते हो, वन्य जीव उद्यान अभ्यारण्य लिख सकते हो, राष्ट्रीय उद्यान लिख सकते हो, ठीक है ना, दोनों में से कोई सा भी लिख दो, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह कहलाता है। तो ये देखो, मतलब एक ऐसा टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका कायांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, कायांतर कहलाता है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है, ये 3rd नंबर का है ना। उसमें देखो, रबी फसल के दो उदाहरण दीजिए। मतलब रबी हो या खरीफ हो, दोनों अगर मान लो आपका कोई सा भी आ जाए, तो रबी की फसल होती है ये, तो कौन सी फसल होती है, सर्दी वाली। देखो सर्दी में जो बोते हैं हम, तो इसमें देखो क्या क्या बोते हैं, गेहूँ, चना, सरसों, जो सरसों हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी क्या होती है, आपकी सर्दी की फसल होती है या रबी की फसल होते हैं। और मैं आपको बता दूं, खरीफ की फसल जो होती है, खरीफ की होती है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ठीक है ना। तो खरीफ में क्या क्या बोते हैं हम, बाजरा है, गंवार है, मूंगफली है, और जैसे अपने हो गए मोठ हो गए, ठीक है ना, ये सारी की सारी मूंग है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी फसल कौन सी होती है, आपकी खरीफ की फसल होती है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। उसके बाद देखो, 2 अधातु पदार्थों के नाम लिखिए। अब देखो अधातु कौन से होते हैं, जो धातु नहीं है वो सारे के सारे क्या है, अधातु है। चाहे उसमें मतलब हम कोई भी गैस ले ले या फिर कोई ऐसा मटेरियल जो धातु नहीं है, तो उसमें देखो जैसे कोई भी गैस ले लो आप, ऑक्सीजन हो गई, हीलियम हो गई, नाइट्रोजन हो गई, कोई भी गैस हो गई, हाइड्रोजन हो गई, ठीक है ना। ये सारी की सारी गैसें किस में आएंगी, अधातु में आएंगी। या फिर हम बोल दें कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो धातु नहीं है, मतलब हम बोल दें कि मिट्टी हो गई, ईंट हो गई, ठीक है ना, मिट्टी, ईंट, पत्थर, सारी की सारी ये क्या है, अधातु है। या फिर हम
बोल दें ग्रेफाइट है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, कोयला है, तो ये सारी की सारी क्या है, अधातु है, मतलब जो धातु नहीं है वो सारी क्या है, अधातु है बस। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका पीसीआरए, पीसीआरए का पूरा नाम क्या है। तो देखो पीसीआरए का पूरा नाम होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है ना, मतलब पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। उसके बाद देखो सजीवों में के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखो सजीवों के लिए जनन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अगली पीढ़ी का निर्माण कर सके। अगर जनन नहीं होगा तो आगे पीढ़ी का विकास नहीं होगा, मतलब आगे जो पीढ़ी आने वाली है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। मतलब जो जितनी जनसंख्या है, जितनी पॉपुलेशन पहले है वो उतनी की उतनी ही रहेगी। उसके बाद देखो निषेचन के प्रकार लिखिए। तो निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है आपका आंतरिक होता है और एक क्या होता है आपका बाह्य होता है, मतलब 2 प्रकार के निषेचन होते हैं। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका 4th नंबर का, कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। अब देखो आपके पास जो क्या है, सबसे पहला पॉलीथीन है। तो पॉलीथीन क्या है, देखो पॉलीथीन है, पॉलीथीन कहाँ, ये जीवाणु देखो क्या है, जीवाणु क्या होता है आपका हैजा का कारक होता है, मतलब पहला वो 6 नंबर से मिल जाएगा। उसके बाद देखो राइजोबियम, तो राइजोबियम क्या होता है, देखो राइजोबियम होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। उसके बाद देखो 3rd नंबर पे है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस है, ये क्या है आपका दही का जमना। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद देखो यीस्ट, तो यीस्ट क्या है ब्रेड की मेकिंग। उसके बाद देखो आपका एक प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ होता है वो क्या होता है मलेरिया का कारक होता है। उसके बाद देखो एक विषाणु है, तो ये किसका कारक है, एड्स का कारक है। तो इस तरह से आपको ये मैंने 4 नंबर तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। बाकी जो आपके क्वेश्चन है इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और वहाँ पे आप इसके जो आंसर है वो देख लेना और इनको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो आगे आपके पेपर होने वाले हैं उनके भी मैं पेपर डालता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी 9th, तो उसके भी मैं मैथ का जो सॉल्यूशन है उसको पूरा करवाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।